हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सामान्य विज्ञान में पढ़ा रही हूँ, तो आज पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। लेवल 1 में आपका 10 अंक का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें पहला टॉपिक अम्ल क्षारक और लवण है। इसे मैं पढ़ा चुकी हूँ। तत्व यौगिक एवं मिश्रण ये भी पढ़ा चुकी हूँ। कुल 2 वीडियो आ चुके हैं। तीसरा टॉपिक आपका दिया गया है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, तो आज इसे पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले वाले जो 2 वीडियो आ चुके हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये सभी टॉपिक मैं एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ा रही हूँ। तो ये वाला जो आपका टॉपिक दिया गया है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ये क्लास 7th की बुक में 5वां चैप्टर है। पूरा चैप्टर ही है और इस चैप्टर का नाम ही है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को अच्छे से समझाया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है, दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। आप सभी लोग दैनिक जीवन में परिवर्तन देखते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती हैं। शीतल पेय यानी कि शरबत। तो शरबत जब हम बनाते हैं तो पानी में शक्कर को घोलते हैं। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो आपने भी अपनी दैनिक जीवन में परिवर्तन देखे होंगे। जैसे दूध को जमा दिया जाता है, दही बन जाता है। दूध से पनीर बना दिया जाता है। इसके अलावा शक्कर को जल में घोलकर आप शरबत बना सकते हैं। तो ये सभी क्या है? ये परिवर्तनों को ही दर्शाते हैं। कभी कभी क्या होता है, दूध जो है खट्टा हो जाता है, उसका स्वाद खराब हो जाता है और फिर कहते हैं कि ये दूध खराब हो गया। तो वो भी एक परिवर्तन को ही दर्शा रहा होता है। तो परिवर्तन 2 प्रकार के बताए गए हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या है, इसमें क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया गया है। आप साधारण शब्दों में ये समझिए कि भौतिक परिवर्तन क्या है, जब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है तो वह परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक गुण क्या है? भौतिक गुण है जैसे कि साइज में परिवर्तन हो जाता है, उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन पदार्थ जो है वही रहता है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। तो वह परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। अब यहाँ पर क्रियाकलाप के माध्यम से इसलिए समझाया गया है ताकि अच्छे से बच्चों को समझ में आ जाए, क्योंकि ये जो किताब है ये क्लास 7th की साइंस की बुक है। तो इसमें क्रियाकलाप इसीलिए दिए गए हैं। तो चलिए क्रियाकलाप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। लिखा है, कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार ले लें। तो अब काटे हुए कागजों को पुनः जोड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन क्या कागज के गुण बदल गए? काटने पर गुण तो नहीं बदले, गुण वही रहे, क्योंकि कागज तो कागज ही रहेगा, चाहे उसे कितने भी टुकड़ों में काट दिया जाए। तो यही यहाँ समझाया जा रहा है कि स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ? तो कोई भी कागज के गुण में परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि उसके भौतिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया, लेकिन उसके गुण जो है वही रहे। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाया? भौतिक परिवर्तन। कागज कागज ही है, बस उसके टुकड़े हो गए हैं, कोई भी नया पदार्थ नहीं बना है। इसके अलावा एक और क्रियाकलाप लिखा हुआ है, अपनी कक्षा के चौक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चौक पाउडर को एकत्रित कर लें अथवा चौक के एक टुकड़े का चूर्ण बना लें। इस पाउडर में थोड़ा सा जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चौक के आकार में बेलकर सूखने दें। क्या आप चौक के चूर्ण से फिर चौक बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। चौक को आप पीस लीजिए, पानी मिला लीजिए और आप
उसे फिर से चौक बना सकते हैं। ना ही कोई नया पदार्थ बनेगा, ना ही उसके गुणों में कोई परिवर्तन आएगा। उसका साइज आप भले ही उस प्रकार का ना बना पाए, लेकिन चौक तो चौक ही रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्रियाकलाप दिया गया है, लिखा है कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। बर्फ के थोड़े थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण में रख दें। क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन गया? बिल्कुल बन जाएगा। बर्फ क्या है? पानी ही तो है। पानी जब जम जाता है बर्फ का रूप ले लेता है, और जब बर्फ पिघल जाती है फिर से पानी बन जाता है। यानी कि कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। तो बर्फ से जल बनना या जल से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कई क्रियाकलाप दिए गए हैं। आपको बस यही याद रखना है कि भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। बस इतना याद रखिएगा, उदाहरण याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्रियाकलाप के बाद मुख्य परिभाषा लिखी हुई है भौतिक परिवर्तन की, जो अभी मैंने आप लोगों को बताई है, तो उसे पढ़ लेते हैं। यहाँ जितने में मैं ये जितने मैंने लाइन कर दी है, गोला बना दिया है। लिखा है पदार्थ के आकार, आमाप, रंग, अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। भौतिक गुण क्या है? उसका आकार है, साइज है यानी आमाप है, रंग है। ये सब क्या है? ये पदार्थ के भौतिक गुण कहलाते हैं। और वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। बस आपको ये याद रखना है कि भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। तो भौतिक परिवर्तन आपका कंप्लीट हो गया। ये टॉपिक छोटा सा है, लेकिन उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें आपको एक उदाहरण दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन, तो आपको बताना होगा। या विकल्प लिखे जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन को दर्शा रहा है, तो आपको बताना होगा, या रासायनिक परिवर्तन को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। रासायनिक परिवर्तन, अब रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। लिखा है लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, यदि कोई लोहे का सामान आपके यहाँ छत पर पड़ा हुआ है या ऐसी जगह पर पड़ा हुआ है जहां पर नमी है, तो कुछ समय बाद उस पर जंग लग जाएगी। और जंग क्या है? इस पर एक आप परत देखेंगे भूरे रंग की, तो यह पदार्थ क्या कहलाता है? जंग कहलाता है। यह प्रक्रम कहलाता है जंग लगना। पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रहती है उसमें जंग लग जाती है। आपने देखा होगा कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उसमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाती है। यदि लोहे की कढ़ाई है, यदि उसमें नमी है तो उसमें भी जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ से भिन्न है जिस पर यह लगती है। आइए हम कुछ ऐसे और परिवर्तनों पर विचार करें जिनमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं। अब यहाँ पर ये क्रियाकलाप क्यों लिखे हुए हैं? ये इसलिए लिखे हुए हैं ताकि आपको रासायनिक परिवर्तन अच्छे से समझाया जा सके, तो इसीलिए ये यहाँ पर क्रियाकलाप दिए गए हैं।
तो क्रियाकलाप पढ़ेंगे तो आपको रासायनिक परिवर्तन अच्छे से समझ में आएगा। तो लिखा है शिक्षक द्वारा निर्देशित, यानी शिक्षक द्वारा किया जाना है। कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट यानी नीला सोथा घोल लीजिए। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए, आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। एक परख नली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब विलयन के रंग को देखिए, इसकी तुलना अलग बचाई गई नमूने वाले विलयन के रंग से कीजिए। यानी क्या करना है, एक बोतल में पानी लेना है और उसमें क्या डालना है, कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा डाल देना है और इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिला देनी है। नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। फिर इसमें क्या करना है, इसका थोड़ा सा नमूना अलग परख नली में ले लीजिए और इसमें एक कील, यदि कील नहीं है तो आप ब्लेड का टुकड़ा उसमें डाल सकते हैं। और आधे घंटे बाद आप क्या देखेंगे कि आप विलयन का रंग परिवर्तित देखेंगे। आपने जो विलयन बनाया था वह नीला था और इसमें जब लोहे की कील अथवा ब्लेड डाल दिया तो यह विलयन कैसा हो गया, हरा हो गया। अब जो ब्लेड आपने डाला है या कील डाली है उसे बाहर निकाल लीजिए। क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होते हैं। विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है, जो एक अन्य नया पदार्थ है। हम इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह अभिक्रिया दी गई है। अब आपको समझाने का मकसद क्या है इस क्रियाकलाप के माध्यम से, कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें एक नया पदार्थ बनता है। हमेशा आप देखेंगे रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनेगा। जिस तरीके से अभी इस प्रयोग के माध्यम से आपने देखा कि आपका विलयन नीला था, जब उसमें लोहे की कील डाल दी तो विलयन कैसा हो गया, हरा हो गया। और जो लोहे की कील थी उस पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण हो गया, यानी कि एक नया पदार्थ बना है। तो ऐसा परिवर्तन कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। कई क्रियाकलाप लिखे हुए हैं, एक ही क्रियाकलाप के माध्यम से आपको समझाना था। अब यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है, हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। यानी नया पदार्थ तो बनता ही है, लेकिन और भी घटनाएं देखी गई हैं। क्या क्या घटनाएं हैं? ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त होना अथवा उनका अवशोषित होना। यानी कि ऊष्मा भी निकलती है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है और बाहर भी निकलती है और अवशोषित भी होती है। ये घटनाएं भी देखी गई हैं। ध्वनि भी उत्पन्न होती है, गंध में परिवर्तन या किसी नई गंध का बनना, रंग में भी परिवर्तन होता है और कोई गैस भी बन सकती है। तो रासायनिक परिवर्तन में याद रखिएगा, नया पदार्थ बनता है उसके साथ ये घटनाएं भी हो सकती हैं। तो साधारण शब्दों में रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा याद रखिए कि वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण क्या हैं? जैसे कि दूध से दही बनना। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध था, आपने जमाया, दही यानी कि एक नया पदार्थ बन गया। दूध से पनीर बनना, यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई उदाहरण लिखे हुए हैं। लिखा है कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है, प्रकाश भी निकलता है। तो यदि आप कागज जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, कोई भी वस्तु आप जलाते हैं तो ये क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे लिखा है पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं। जब कभी भी दिवाली का समय होता है तब आप देखते हैं कि प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाता है।
क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो पटाखे हैं ये विस्फोट से ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं, ध्वनि भी उत्पन्न करते हैं और अन्य अरुचिकर यानी कि जो गैसें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं ये भी उत्पन्न होती हैं और ये गैसें जो हैं वायुमंडल को प्रदूषित करती है। इसीलिए पटाखों को न जलाने की सलाह दी जाती है। आगे लिखा है, जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। जब भोजन खराब हो जाता है तो ये भी रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। संभवतः आपने देखा होगा यदि सेब को काटने के बाद तत्काल ना खाया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और उसे कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैंगन के टुकड़े के साथ दोहराइए। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है। आप ये जो रंग परिवर्तन वाला है ये आप बैंगन में देखिएगा, उसमें जल्दी रंग परिवर्तित होता हुआ देखिएगा। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है। क्या लिखा है? हमने पढ़ा है कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा स्वयं बनाते हैं। क्या हम प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का। और पाचन भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये दोनों ही बातें याद रखिएगा। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपको बता दिया है। साधारण शब्दों में याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन क्या है? पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। इतना याद रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा भौतिक परिवर्तन है। आप उदाहरण देखकर ही पता कर सकेंगे कि कौन सा भौतिक है और कौन सा रासायनिक। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं। आपने वायुमंडल में ओजोन परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणित हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। ओजोन के विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। तो ये जानना जरूरी है। वायुमंडल में जो समताप मंडल है उसी में ओजोन परत पाई जाती है। तो ये भी याद रखिएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो ये भी तो पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपको बता दिया है। अब यहाँ पर लोहे में जंग लगना अलग से डिटेल में बताया गया है कि लोहे में जंग क्यों लग जाता है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये आपको पता ही है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, आइए हम जंग लगने की इस घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूंकि लोहे का उपयोग सेतु यानी कि पुल, जहाज, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो लोहा जो है ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आता है तो जंग लग जाती है, यानी आयरन ऑक्साइड। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी नमी भी होनी चाहिए और ऑक्सीजन की उपस्थिति भी होनी चाहिए। लोहे में जंग तभी लगता है, तभी तो छत पे जो लोहे के सामान पड़े होते हैं उनमें जंग जल्दी लग जाता है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक है अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगता है, यानी बरसात के दिनों में जंग बहुत जल्दी लग जाता है। अब जो लोग समुद्र के निकट रहते हैं वहां की वायु कैसी होती है? आर्द्र होती है। तो समुद्र के निकट जो लोग रहते हैं उनके यहाँ लोहे के सामान में जल्दी जंग लग जाता है। हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है।
इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीज की एक परत चढ़ाना है। तभी तो आप देखते हैं कि लोहे के जो सामान होते हैं जैसे खिड़की, दरवाजे, इन सब पर पेंट किया जाता है, वार्निश की जाती है ताकि इनमें जंग ना लगे। आगे लिखा है, वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीज की परत चढ़ाते रहना चाहिए जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। यदि यानी कि यदि लोहे पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ा दी जाए तो लोहे पर जंग नहीं लगता है। एक अन्य उपाय है, इसके द्वारा भी जंग लगने से रोका जा सकता है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यशद लेपित होते हैं, क्योंकि जो लोहे के पाइप होते हैं पानी के संपर्क में रहते हैं, हवा के संपर्क में रहते हैं, तो उनमें जंग ना लगे इसीलिए इन पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। आगे लिखा है, क्या आप जानते हैं कि पानी की जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। अतः जहाजों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफी क्षति होती है। यही नहीं, जहाजों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? तो आप देखेंगे कि जहाज है लोहे के बने होते हैं, पानी वाले जहाज, और इनका एक हिस्सा तो हमेशा ही पानी में रहता है, तो प्रतिवर्ष इनकी मरम्मत की जाती है और कई ऐसे भाग होते हैं जिन्हें बदलना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है और ये जंग की दर को बढ़ा देता है। आगे लिखा है, स्टेनलेस स्टील में कार्बन, क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील जो है ये लोहे में कार्बन, क्रोमियम और निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगता। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें जंग नहीं लगता है। तो आपको इतना ही पढ़ना था इस लेसन में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि दूध से दही जमना कौन सा परिवर्तन है, दूध से पनीर बनना कौन सा परिवर्तन है, भोजन का खराब होना कौन सा परिवर्तन है, और बर्फ से जल बनना कौन सा परिवर्तन है, और जल से बर्फ बनना ये कौन सा परिवर्तन है, कागज के टुकड़े करना ये कौन सा परिवर्तन है। तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी हैं तो देख लीजिए। जितने भी टॉपिक आपके दिए गए हैं उतने सभी मैं NCERT की किताबों से पढ़ा दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कहीं पर भी समस्या हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।